जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में संविधान के भाग 16 को लेकर। देखते हैं संविधान के भाग 16 में किन प्रश्नों का कलेक्शन बनाया गया है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 जो लोग हैं वो पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष। यहां बड़ा मनोरंजन एक किस्सा है और ये वाक्य सुनना भी चाहिए आप सभी को। 1952 में राज्यसभा यानी संसद बनी, लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में आया, तो 1954 जब आया होगा उस समय तो 2 वर्ष तो हो गए। तो 2 वर्ष में 1/3 लोग कैसे हटाए जाएंगे जबकि कार्यकाल 6 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है। तब यहां पर लक्की ड्रा सिस्टम रखा गया। लक्की ड्रा सिस्टम रखा गया, ठीक है। यहां पे कहें लक्की ड्रा सिस्टम रखा गया और लकी जो ड्रा सिस्टम निकालने के बाद फिर यहां पे 1956 में भी यही काम किया गया, लकी ड्रा किया गया। और 1958 में देखिए यहां पे क्या है, 1958 में यहां पे जो बचे लोग थे उनका 6 साल पूरा हो गया, 6 वर्ष, और फिर यहां से परंपरा 1/3 की शुरू हो गई है। 1/3 लोग पदमुक्त किए जाएंगे। ओके, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 लोग पदमुक्त होते हैं। प्रारंभ में यह प्रक्रिया 2 बार लकी ड्रा के रूप में अपनाई गई। अब 1/3 लोग पदमुक्त होते हैं, फिर फुलफिल कर ले जाते हैं, भर ले जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती है, किसी कीमत पर भंग नहीं होगी ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1/3 होंगे, इससे अधिक एक साथ कभी नहीं होंगे, सभी का नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ये बात ध्यान देखिएगा, नहीं है, हाँ नहीं करना, नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 से बिल्कुल सही, ये तो है, लेकिन वो पूछ रहा नहीं है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी बात बिल्कुल है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते? नहीं भैया, यही नहीं है। ये जो 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 नहीं, 1/3, ये सच है, ये सच नहीं है। इसका मतलब यही सामित नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहां सही हमें बताना है, कौन सही है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं, ये सही है या नहीं सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं, ये तो गलत है भैया। फिर लोकसभा और राज्यसभा में एक बात अंतर है, लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। पुनः राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं से लड़ेगा जहां से वह प्रत्याशी बना है। भाई देखो, राज्यसभा की सदस्यता ये तो भाई पक्का है, ये नहीं है ऐसा, ये भी नहीं है। कथन सही पूछा गया है, राज्यसभा के सभी सदस्य जो है निर्वाचन जो है राज्य की विधानसभाओं से नहीं होते हैं, ये तो भाई बिल्कुल यहीं से करती, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं करती है। उत्तर सही हमारा है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है। लोकसभा का निर्वाचन कोई भी जो प्रत्याशी है वह भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए लोकसभा के प्रति अगर नामांकन कोई व्यक्ति है, इस बार मान लीजिए जैसे कि मैं इस बार चुनाव लड़ा हूं यहां से, अगली बार मुझे यहीं से चुनाव नहीं, मैं किसी और से लड़ना चाहूं लड़ सकता हूं। मोदी जी बड़ौदा से लड़ते थे, फिर देखिए बनारस से लड़ने लगे, तो इनका क्षेत्र क्या है अलग इन्होंने कर लिया। ये चाहे तो अगली बार कहीं लखनऊ से भी लड़ सकते हैं, ये चाहे तो अगली बार कहीं से भी लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, ये हरियाणा मेरठ पंजाब कहीं से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या है कि जहां के आप प्रत्याशी हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे आप, और यही एक विशेष बात इसमें अंतर है। राज्यसभा लोकसभा में यही सच है। ओके,
चौथा भी देख लेते हैं, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों को मंत्री पद की नियुक्ति स्पष्ट शब्दों में निषेध है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है भाई, ये गलत लिखा हुआ है, निषेध नहीं है। अगर ऐसा ना होता स्मृति ईरानी पहली बार बाल विकास मंत्रालय कैसे देख रही होती, ये बिल्कुल गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या, देखिए दोनों में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, गणपूर्ति संख्या जो होगी 1/10 ही होगी, और 1/10 यहां पे दिया हुआ है, कुल सदस्यों का 1/10, इसे बोलते हैं कोरम मंडल या गणपूर्ति सदस्य। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती भाई मेरे, इस प्रश्न पे हमें माथापच्ची करनी ही नहीं है, चुपचाप कहना भैया इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होगी मेरे भैया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो भैया मेरे कौन सा ऐसा सदन है, सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वो है राज्यसभा। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका सदस्य नहीं होगा, उस सभा का सदस्य होता ही नहीं है, ये हम जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सीधे जनता के द्वारा होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष होता है। सीधे जनता के द्वारा तो होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो जनता चुन करके विधायक भेजती है विधानसभाओं में, विधानसभाओं के विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में व्यक्तियों का चयन किया जाता है। तो यह जनता द्वारा तो चुना गया, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं चुना गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, राज्यसभा के संदर्भ में नाम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पकड़ना है आपको। इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त होते हैं। भैया यही सही है। इसके आधे सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति तीसरे वर्ष, ये भी गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष, ये भी गलत है। उत्तर सिर्फ और सिर्फ क्या सही निकल के आपका आया? पहला ही सही था, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 लोग पदमुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतिक शक्ति यानी कि एकमात्र शक्ति निम्नलिखित में से राज्यसभा के पास है, वो कौन शक्ति है? वो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, जिसका उल्लेख आर्टिकल 312 में किया गया है। एक ये शक्ति इसके पास प्राप्त है, और एक है आर्टिकल 249 की ये शक्ति है, राज्यों से संबंधित शक्ति है, राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित शक्ति है। यही दो इनके पास प्राप्त होती है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 और 315 में उल्लेख उसका है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा एक अधिकार प्राप्त है, एक अधिक अधिकार प्राप्त है? तो वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार लोकसभा के पास नहीं है, ये राज्यसभा के पास है सिर्फ। और मैंने राज्य वाला जो बताया वो भी। संविधान के अनुच्छेद 312, देखिए 312 का उल्लेख आ गया। 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो राज्य की सूची में नियमों का उपबंध नहीं, अखिल भारतीय सेवाएं जहां लगी हो वहां पे लगा दीजिए। देखिए अखिल भारतीय सेवाएं यहां लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर जो है लौटाना पड़ता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास सिर्फ 14 दिन रखेगी, लेकिन अगर बजट कहीं होता, बजट मतलब वार्षिक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा,
आर्टिकल 112 में 112 में, तो बजट को राज्यसभा 75 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। देखो बजट को 75 दिन तक और धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक राज्यसभा अपने पास सेफ रख सकती है, बाद में राज्यसभा को लोकसभा को देना पड़ेगा। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? मेरे भाई बार बार आपसे कह दूं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते राज्यसभा को भंग। तो भैया इनमें से कोई नहीं, उत्तर यही लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये बिल्कुल सही है। स्थायी होने का जो कारण है वो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं और नए आ जाते हैं, इसलिए कभी पूरे खत्म ही नहीं हो पाते हैं और ये भंग नहीं होती है। हर दूसरे वर्ष नए आ जाते हैं, फिर दूसरे वर्ष नए चले आते हैं, तो जब समाप्त ही कभी नहीं होंगे पूरे, तो ये भंग कहाँ से होगी भाई? जो दूसरे वर्ष आया उसको 6 साल पूरा होगा, 4 साल बाद, फिर दूसरे वर्ष उसको 4 साल बाद पूरा होगा, तो भंग ही नहीं होना है इसको, ये परंपरा बनी रहेगी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 में ही राज्यसभा का वर्णन किया गया और राज्यसभा का जो ये प्रावधान है अनुच्छेद 80 में है कि 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कहां से? लाश से। लाश याद कर लीजिएगा, ऐसे दिमाग को बैठा लीजिए, 12 लाश राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजेगा, बस 12 लाश राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजेगा। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों से 12 लाश राष्ट्रपति 12 लोगों को भेजेगा। लाश मतलब लोग, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो राज्यसभा की भूमिका देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होती है, अध्यक्ष के निर्वाचन में, अध्यक्ष मतलब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है कि हमारी टीम के द्वारा यहां पे होगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यहां पे होगा अध्यक्ष। यही जो चुनने की प्रक्रिया है, इसी में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेगा वो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में भाग लेगा, 2/3 बहुमत से पारित दोनों से होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को चुनने का अधिकार लोकसभा के सदस्यों का है, वहां पे राज्यसभा कोई काम नहीं है, तो राज्यसभा वहां से बाहर हो जाएगी। आगे देखिए, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, यानी राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नामांकित किया गया था, जो है नॉमिनेट किया गया था, तो वो है पृथ्वीराज कपूर। मुगले आजम फिल्म में अकबर का रोल प्ले करने वाले ये अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, कपूर खानदान के पहले चश्मो चिराग, इनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये जो मनोनीत है अभिनेत्री कौन थी, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से हम चुनते हैं, तो इसमें कला यानी कि अभिनय के क्षेत्र में हमने पुरुष तो चुन लिया, यानी कि अभिनेता को चुना, अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, तो नरगिस दत्त, यहाँ पे वैजयंती माला की बात कर रहे हैं, हेमा मालिनी और जयललिता की बात कर रहे हैं। ये सभी अभिनेत्री हैं, सभी की बात करें, सभी एक्ट्रेस हैं, लेकिन नरगिस दत्त जो सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की माताजी, मदर इंडिया फिल्म की हीरोइन, इनको नरगिस दत्त जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, ये पहली अभिनेत्री थी। तो आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं, चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है, करने में मजा आ रहा है और वास्तव में मुझे करवाने में बड़ा आनंद आ रहा है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे। अब की बार मुझे ये उम्मीद पूरा हो चुका है इतना सेशन करने के बाद कि पॉलिटी से तो कोई क्वेश्चन बाहर जाना नहीं है आपका, पक्का है। अभी कुछ और बचे हुए भाग हैं जिसमें पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी आपके पेट के अकॉर्डिंग, तो बस बने रहिए दोस्तों, अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।